हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या हालचाल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आपका स्वागत है साइंस पंचायत में। और आज की पंचायत है क्लास 10th की साइंस है, चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो क्लास 10th की साइंस में सबसे पहला चैप्टर दे रखा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम बस ये डील करने वाले हैं कि इस चैप्टर को सबसे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है पढ़ने का, बेस्ट वे क्या हो सकता है इस पूरे चैप्टर को तैयार करने का। जो तरीका मैं बता रहा हूं, अगर आप ऐसे पढ़ लेंगे तो एक सिंगल मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से फ्रेम होगा और बोर्ड में वो आपसे मिस नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से चीज़ों को डील करना है। ठीक है, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको क्या करना है, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। जैसे आप अभी एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, अभी मैं चीज़ें पढ़ा नहीं रहा, बस कैसे आपको पढ़नी है ये बता रहा हूँ। और मेरा यकीन मानिए, ऐसे आप एक बार रिवीजन करके देखिए, पूरा टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में सबसे पहले डिफिनीशन, थोड़ा सा अगर आप अपनी प्रीवियस क्लासेस के बारे में सोचें, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा, नहीं है तो उसके बारे में भी पढ़ लीजिए। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड द केमिकल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज केमिकल चेंज होता है, रिवर्सिबल चेंज फिजिकल चेंज होता है। बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जैसे किसी पेपर वगैरह को आप टीयर कर दिए, थोड़ा सा फाड़ वगैरह दिए, फिजिकल चेंज है। उसको बर्न कर दिए तो वो एक तरीके से केमिकल चेंज है। मिल्क टू कर्ड फॉर्मेशन केमिकल चेंज है। ऐसे बहुत सारे फिजिकल और केमिकल चेंजेस हैं। ठीक है, अब उसमें से जो केमिकल चेंज है, तो जो पूरी केमिकल चेंज के ड्यूरेशन में जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस का नाम है केमिकल रिएक्शन। सर केमिकल इक्वेशन क्या है, उसको जब आप सिंबॉलिक फॉर्म में किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या फिर आप राइट करते हैं, उसी को कहते हैं हम केमिकल इक्वेशन। जैसे ही आप केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन खत्म करते हैं, सबसे पहला हेडिंग आ जाता है आपके पास क्या, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आप केमिकल इक्वेशन तो लिख लिए, जैसे कोई केमिकल इक्वेशन है A + B = C, ऐसे कुछ भी है। ठीक है ना, वाटर वगैरह का फॉर्मेशन का एग्जांपल लेते हैं, H2 + O2 गिव्स H2O। लेकिन अब ये बैलेंस नहीं है, इधर 2 ऑक्सीजन इधर 1 ही ऑक्सीजन है, तब इसको बैलेंस करना होगा। तो 2 ऑक्सीजन करने के चक्कर में हाइड्रोजन 2 टाइम्स हो गया, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। सर रिएक्शन बैलेंस क्यों कर रहे हैं, अब ये सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, एकदम ध्यान से सुनते जाइए और ऐसे ही जाके पढ़ लीजिएगा। उतने ही टॉपिक सिर्फ कवर करिएगा। क्लास 10th है, बोर्ड है, तो थोड़ा सा डिटेल्ड में बता देता हूँ मैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में केमिकल, देखिए दिस इज ए केमिकल इक्वेशन, दिस इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे मान लेते हैं यहाँ से 2 इरेज कर दिया आप, यहाँ से 2 इरेज, दिस इज ए केमिकल इक्वेशन। लेकिन जैसे ही आप इसको बैलेंस कर दिए, सर बैलेंस क्यों कर रहे हैं, मास कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन वगैरह होता है ना, इसी वजह से। किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई नया आइटम वगैरह तो फॉर्म होगा नहीं। ये सारी बातें छोटी छोटी एनसीईआरटी में दे रखी है, आप एक बार रीड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे H2O2 के साथ में H2O वाटर का फॉर्मेशन कर लिया, अब इसको बैलेंस कर दिया, तो ये हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में सिर्फ एक लाइन ध्यान रखिए, रिएक्शन के एरो के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों साइड नंबर ऑफ एटम एंड टाइप्स ऑफ एटम इक्वल होने चाहिए। इधर हाइड्रोजन 4 है तो इधर भी हाइड्रोजन 4 होना चाहिए, इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी ऑक्सीजन 2 होना चाहिए। बस इसी को कहते हैं आप बैलेंस्ड इक्वेशन। थोड़ा सा और बैलेंस्ड इक्वेशन को अच्छे से, तो इनके फिजिकल स्टेट भी राइट कर दे। जैसे हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, वाटर जनरली लिक्विड होता है, तो यहाँ पे G, यहाँ पे G और यहाँ पे L स्टैंड फॉर लिक्विड। क्या बात समझ में आती है। नेक्स्ट टॉपिक आप डील करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले आप केमिकल रिएक्शन पढ़ लिए, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सीख गए। देखिए कोई रूल नहीं है केमिकल इक्वेशन वगैरह को बैलेंस करने के लिए, कोई ऐसा रूल नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ रूल ऐसे बनाए गए जिससे आप इजीली बैलेंस्ड कर सकते हैं। क्या बात समझ में आती है। सबसे पहले वहाँ से बैलेंस करना स्टार्ट करिए जहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हैं। जैसे वाटर के पास 3 एटम्स थे, तो यहीं से बैलेंस करना स्टार्ट करिए, थोड़ा ईजी हो जाएगा। बैलेंस आप कहीं से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। इस पूरे चैप्टर की यही जान है, और इसमें से भी कुछ कुछ टॉपिक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले देखिए नंबर 1 दिख रहा है टाइप ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें 2 या मोर रिएक्टेंट कंबाइन एंड फॉर्म ओनली सिंगल प्रोडक्ट। एकदम परफेक्ट डिफिनेशन ध्यान रखिए, और इसकी 1-2 एग्जांपल भी ध्यान रख लीजिए। 1-2 एग्जांपल देखिए, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की ये एग्जांपल है, 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट, इन दैट केस ओनली 2 रिएक्टेंट रिएक्ट एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। सर 2 बन रहा है यहाँ पे, 2 बन रहे, 2 वाटर, अरे नहीं माय डियर, टाइप ऑफ प्रोडक्ट।
एक सिंगल प्रोडक्ट जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे टाइप ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या बात समझ में आती है? तो चलिए फिर अब ध्यान से देखें। कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ लीजिए। अब इसके बारे में एक दो बातें और उसी के साथ में नोट कर लीजिएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, टू और मोर रिएक्टेंट, मतलब सबसे पहले डिफिनीशन, टू और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट एंड फॉर्म ओनली सिंगल प्रोडक्ट, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कंसिडर्ड टू बी एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड थिंग क्या करना है आपको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जनरली आप तो हमेशा ध्यान रखिए, आप अपने लेवल पे हमेशा ही ध्यान रखिए। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जितना कॉम्प्लिकेट करेंगे चीज़ें उतनी मुश्किल हो जाएंगी। कॉम्बाइन होकर ना नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है। तो ये जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। तो ये जैसे एक्सोथर्मिक, इसके सबसे पहले डिफिनीशन, फिर एक एग्जाम्पल, इस तरीके से चीज़ें आपको कर लेनी है। तो इसका डिफिनीशन पढ़ लीजिए, फिर इसके एग्जाम्पल पढ़ लीजिए, फिर इसके बारे में थोड़ी थोड़ी सी। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जनरली किस कैटेगरी की होती है? एक्सोथर्मिक। सर ये एक्सोथर्मिक क्या होता है? जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है उसको कहते हैं आप एक्सो। एक्सो मतलब होता है आउट होना, बाहर होना किसी चीज़ का। तो थर्मिक, थर्मिक का मतलब होता है टेम्परेचर से रिलेशन है, हीट से रिलेशन है। तो आप इसी में प्लस करके आप यहाँ पे हीट लिख सकते थे। इसका मतलब इस प्रोडक्ट के साथ साथ हीट का भी फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। क्या बात समझ में आती है माय डियर? तो उसको आप कह देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट जो टाइप है डीकंपोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन का एकदम रिवर्स है डीकंपोजिशन रिएक्शन। एक कोई सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाए टू और मोर प्रोडक्ट्स में, उसी कहते हैं डीकंपोजिशन। डीकंपोज होना, चीजों का ब्रेक डाउन हो जाना। क्या बात समझ में आ रही है? तो डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें 3 टाइप्स दे रखे हैं। थर्मल डीकंपोजिशन, देखिए किसी चीज को ब्रेक करने के लिए, डीकंपोज करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है माय डियर, तो वो एनर्जी का सोर्स क्या है, इसी पे ये टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के सब पार्ट्स हैं। डीकंपोजिशन रिएक्शन में अगर एनर्जी का सोर्स टेम्परेचर है, हीट है, थर्मल डीकंपोजिशन। अगर उस एनर्जी का सोर्स मतलब रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, अगर वो हीट के फॉर्मेट में है तो थर्मल डीकंपोजिशन। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मेट में है तो इलेक्ट्रोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है टू ब्रेक। फोटोलाइसिस, फोटो का मतलब होता है लाइट। लाइट मतलब सनलाइट जनरली, आप ये समझिए। तो सनलाइट का यूज करके किसी चीज को ब्रेक कर रहे हैं तो उसको कहते हैं फोटोलाइसिस वगैरह। क्या बात समझ में आती है? चलिए नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का होता है ना, जब आप बड़े हो जाएंगे ना तो इसको पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसी को हटा के उसकी जगह ले लेना। तो जो मोर रिएक्टिव मेटल होते हैं, जो ज़्यादा रिएक्शन में परफॉर्म करते हैं, जिनकी रिएक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है। सर हमें कैसे पता चलेगा कौन मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है? इसके लिए एनसीईआरटी में थोड़ी थोड़ी लिस्ट दे रखी है, हिंट दे रखी है, उससे पढ़ लीजिए। 4 ही 5 सीक्वेंस है, उसी के आसपास क्वेश्चन है। जैसे आयरन, कॉपर, जिंक, इन्हीं के आसपास लेड, इन्हीं के आसपास सारी रिएक्शंस मूव हो रही हैं। तो उन सारी चीज़ों को वहाँ पे डील कर लीजिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे ऐसे ध्यान से ऐसे समझ लीजिए, ए और बी प्लस सी है। अब ये हो जाएगा ए सी प्लस बी। तो ये सी देख रहे हैं, बी को रिप्लेस कर दिया, बी को हटा के उसकी जगह ले लिया। लेकिन सी बी को हटा के तभी उसकी जगह ले पाएगा जब सी मोर रिएक्टिव होगा, किससे? बी के कंपैरिजन में। तो थोड़ा सा सीक्वेंस ध्यान रख लेंगे ना तो सारी रिएक्शन। अब इस पे क्वेश्चन पता है कैसे पूछे जाते हैं माय डियर? इस पे क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, एक लेस रिएक्टिव मेटल सी के जगह पे दे देंगे, बी के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव मेटल। अब इसके पास औकात ही नहीं है कि इस बी को रिप्लेस कर दे, उसको हटा दे। क्या बात समझ में आ रही है माय डियर? तो उस केस में पूछेंगे किस में रिएक्शन परफॉर्म होगी, किस में नहीं होगी। तो लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव मेटल को तो हटा नहीं पाएगा। देखिए थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है ताकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा ना हो, ठीक है। लेकिन आपको ये सारी चीज़ें एकदम तसल्ली से सुनना है, जैसे बता रहा हूँ ऐसे ही करना है, बहुत ईजी हो जाएंगे। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट के जो फेनामेना है, ये जो प्रोसेस है ना, ये 2 टाइम्स होगा। क्या बात समझ में आती? सर कोई एग्जांपल दे दीजिए। जैसे देखिए ध्यान से, ए बी प्लस सी डी। अब ये क्या करेगा, ये सी बी की जगह लेगा तो ये बी डी की सी की जगह ले लेगा। तो ए सी प्लस बी डी। क्या बात समझ में आती है? डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, सी बी की जगह ऑक्युपाई किया है, बी सी की जगह ऑक्युपाई किया है। क्या बात समझ में आ रही है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है माय डियर? इन सारी चीजों में इनके एग्जाम्पल,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट। बता देंगे एक एक्टिविटी दे रखी है एनसीईआरटी में कि एक आयरन की नेल है, उसको आप कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप कर लिए, तो जो आयरन है ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो कॉपर को रिप्लेस कर देगा, और कुछ टाइम के बाद जो कॉपर है, कॉपर थोड़ा थोड़ा ब्राउन कलर का होता है, कॉपर घर में वायर वगैरह देखे ना, ये आके आयरन के आसपास इकट्ठा हो जाएगा, तो जो नेल है इसका अपीयरेंस किस कलर का हो जाएगा, ब्राउन कलर का। तो ये सारी एक्टिविटीज वगैरह हैं कुछ, जब आप पढ़ेंगे तो थोड़ी थोड़ी चीजें आपको ध्यान आ जाएगा। एक पैटर्न समझ में आ रहा है। टाइप ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन जनरली एक्सोथर्मिक होती है। डीकंपोजिशन रिएक्शन कैसी होंगी, इसमें आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, हीट देनी पड़ रही है, मतलब इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बात समझ में आती है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों को कंपेरेटिव फॉर्म में हमेशा पढ़िए। किसी एक की डिफिनेशन ध्यान रख लीजिए, उसका जस्ट अपोजिट। जैसे ऑक्सीडेशन, चलिए ऑक्सीडेशन के 3 ही लाइन होती हैं, 3 ही लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। यानी मोटा मोटी बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन का एडिशन होगा, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा। क्या बात समझ में आती है। तो उस प्रोसेस में उस कंपाउंड का जिसके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इसी का रिवर्स कर लें तो रिडक्शन। सर जैसे में लॉसेस ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बात समझ में आ रही है। इसमें से सारे केसेस में ना एक ही काम हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन वाली पॉइंट मतलब बढ़िया है, लेकिन क्लास 10th के एनसीईआरटी में वो इलेक्ट्रॉन वाला पॉइंट समझा ही नहीं रखा है। अभी आप छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जब क्लास 11th और 12th में जाएंगे तो वो सारी चीज़ें एनसीईआरटी आपको डिटेल्ड में पढ़ाएगी। तो अभी आपको क्या रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन। चीज़ों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एक टर्म और आएगा ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट। जो किसी का ऑक्सीडेशन करवाएगा वो ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करेगा, जो किसी दूसरे का रिडक्शन करवाएगा वो रिडक्टेंट की तरह बिहेव करेगा। ऐसी चीज़ें पढ़ लीजिए। कोई एक ही केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 रिएक्टेंट होंगे, किसी एक रिएक्टेंट का तो ऑक्सीडेशन हो और उसी रिएक्शन में साइमल्टेनियसली किसी दूसरे रिएक्टेंट का रिडक्शन हो, तो रिडक्शन रेड प्लस ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बात समझ में आती है माय डियर। तो ऐसे ऐसे चीज़ें देखिए, मतलब जितनी चीज़ें बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, एक एक चीज़ उठाइए उसका पोस्टमार्टम कर दीजिए। सबसे पहले एनसीईआरटी में उसका आंसर ढूंढिए, वहाँ नहीं मिलता है तो अपने टीचर का हेल्प लीजिए। बाकी इंटरनेट तो फ्री ही है आज के डेट में उसका यूज कर सकते हैं आप। नेक्स्ट लास्ट जो टॉपिक देख रहा है, देखिए सुनिए, 3 मेजर टॉपिक है इस पूरे चैप्टर्स में। 3 मेजर टॉपिक हैं, केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन। इस पूरे चैप्टर्स में सबसे पहला बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो इक्वेशन था इसको बैलेंस करना सीख लीजिए आप। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो ये जो केमिकल रिएक्शन आप पढ़े ना इसके कुछ टाइप्स पढ़ लीजिए। लास्ट जो ये रिएक्शन वगैरह होती है जो हमारे अपने डेली लाइफ में देखते रहते हैं, कोरोजन, कोरोजन कुछ नहीं, जंग का लगना वगैरह पढ़ते हैं, किसी मेटल का डिग्रेडेड होना, किसी मेटल का सड़ना गलना समझते हैं ना आप, उसी को कहते हैं कोरोजन, जंग लगना। ऐसे समझिए, रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे हमारे ब्रेन में लग रखा है, हमारे नहीं आपके देखिए इधर, कोरोजन। नेक्स्ट है रेंसिडिटी, रेंसिडिटी भी सेम है। एक बात समझिए, एनसीईआरटी ऐसे पढ़ाती है ना, मेटल जब सड़ेगा गलेगा तो उसको कहते हैं कोरोजन। जब नॉन मेटल वाले पार्ट जैसे फैट, ऑयल्स, कुछ इस तरीके की चीजें, उनका ऑक्सीडेशन होगा। सर यहाँ पे सड़ना गलना बोल रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं, दोनों बातें सेम है लगभग। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में धीरे धीरे आयरन, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर के प्रेजेंस में धीरे धीरे आयरन क्या करता है, सड़ने गलने स्टार्ट कर देता है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में आप यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फैट और ऑयल जैसे ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहते हैं तो ये उनसे रिएक्ट करके देखते हैं, कोई तली हुई जो चीज़ें होती हैं ये कुछ टाइम के बाद इनका टेस्ट और ऐसे कह सकते हैं कि उनकी स्मेल भी चेंज हो जाती है। इसी वजह से जो हमारे पास चिप्स वगैरह के पैकेट आते हैं, सर चिप्स का एग्जाम्पल क्यों, क्योंकि वो थोड़ा फ्राई रहता है ना, तो फ्राई उसमें फैट ऑयल का यूज रहता है, तो उसमें एक्चुअल में नाइट्रोजन गैस वगैरह फिल कर देते हैं। नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, वरना आप खुद सोच के देखिए हमारे एटमॉस्फेयर में तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन नाइट्रोजन का ही है। अगर ये ज़्यादा रिएक्टिव होती तो हमारे एटमॉस्फेयर में या फिर हमारे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कंपाउंड किसके मिलते, नाइट्रोजन के मिलते, लेकिन सबसे ज़्यादा मिलते किसके हैं,
ऑक्सीजन के। तो इसका मतलब ऑक्सीजन थोड़ी ज़्यादा रिएक्टिव है। क्यों है ये सारी बातें मत सोचिए। ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड होते हैं तो उसको ब्रेक करना ईजी है, नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड्स होते हैं तो उसको ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल। भूल जाइए, जितना कुछ बताया सारा कुछ भूल जाइए। ध्यान से सुनिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में 3 ही टॉपिक डील करने हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस करना है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एरो के दोनों साइड नंबर ऑफ एटम एंड टाइप ऑफ एटम इक्वल कर दीजिए, बाई हुक बाई क्रूक ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइंड देन फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, और इसमें हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, किसी चीज का ब्रेकडाउन। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन में एकदम ध्यान से समझिए, थर्मल डीकंपोजिशन जब वो आपसे पूछेंगे, थर्मल डीकंपोजिशन आप पूछेंगे तो लेड नाइट्रेट वगैरह काफी फेमस एग्जांपल है, इसके बारे में बात कर लेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस पूरे डिकम्पोजिशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलाइसिस, इवन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर आपके सिलेबस में डिटेल्ड में दे रखा है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस को पढ़ने के लिए 2-3 बातें बता रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनिए माय डियर। इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ने के लिए आप सबसे पहले सुनिए ध्यान से। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करके किसी चीज़ का ब्रेक डाउन करवाना, कोई कंपाउंड है, कोई मॉलिक्यूल है, उसका ब्रेक डाउन करवाना। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में वो कंपाउंड का नाम क्या है, वाटर। वाटर का ब्रेक डाउन होगा तो वाटर किससे मिलकर बना हुआ है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से। तो जब इसका ब्रेक डाउन करेंगे यानी उल्टा आएंगे, यही तो मैं कुछ देर पहले बता रहा था, कॉम्बिनेशन का रिवर्स क्या होता है, डीकंपोजिशन। तो जब इसका अपोजिट आएंगे आप, तो वाटर का जब ब्रेक डाउन होगा तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बनेगा। आप ध्यान रखिए, कैथोड के पास हमेशा कैटायन जाता है, एनोड के पास हमेशा एनायन जाता है। कैटायन मतलब जिसपे पॉजिटिव चार्ज, वाटर के केस में पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे होता है। तो कैथोड के पास कौन सी गैस मिलेगी, हाइड्रोजन। और एनोड के पास कौन सी गैस मिलेगी, एनायन मतलब ऑक्सीजन। किस रेशियो में, जैसे अगर वाटर का ब्रेक डाउन होगा तो 2 टाइम्स हाइड्रोजन मिलेगी कंपेयर टू द ऑक्सीजन। क्या बात समझ में आ रही है? बस इस तरीके से चीज़ों को करिए, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। क्या बात समझ में आती है? इसी तरीके से आपको चीज़ें कर लेनी है। आई होप, मुझे लगता है कि आपको चीज़ें थोड़ी सी समझ में आई होंगी। मैं ट्राई किया हूँ ना कि काफ़ी कम टाइम में आपको वो चीज़ें बता दूँ जो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इतना ही टॉपिक आपको कवर करना है। देखिए, मैं चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं कर सकता था, और भी इसके अंदर डिटेल में थोड़ी थोड़ी घुस सकते थे, कि एग्जाम्पल लेते, लेकिन मैं चीज़ें भी पढ़ा ही नहीं रहा हूँ। कैसे आपको पढ़ना है ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपका ये टास्क होना चाहिए, मेरे ऊपर ब्लाइंडली फेथ करके एक बार देखिए तो सही। एक चैप्टर आप ऐसे करिए, मैं सारे चैप्टर क्लास 10th के साइंस में जितने भी चैप्टर ना, सबके बारे में ये टॉपिक्स ऐसे लिख के दिखा दूंगा आपको, कैसे कैसे चीज़ें आपको डील करनी है। क्या बात समझ में आती है? तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप इतना सारा कुछ रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू।